ठीक। कल हमने अपना प्रेम्बल वाला चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें हम देखेंगे स्टेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। जो डिफरेंट स्टेट स्टार्टिंग से बनी, कैसे बनी, कौन कौन से कमीशन थे, ठीक है। स्टेट्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बताया गया, किस पार्ट में है, किस शेड्यूल में है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे स्टेट्स के रिलेटेड है, उसमें पार्लियामेंट की क्या पावर है, पार्लियामेंट क्या न्यू स्टेट बना सकता है, क्या किसी स्टेट का एरिया पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, उसका नेम चेंज कर सकता है, क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट को ड्यूटी बना सकता है, या ड्यूटी को स्टेट बना सकता है, या किन्हीं दो स्टेट्स को मर्ज करके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। या किसी हम अदर कंट्री को अपने टेरिटरी का हिस्सा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है। क्या उनसे एक्सचेंज में ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करना हो तो क्या हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम किसी टेरिटरी का नाम चेंज करते हैं, क्या उसमें हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे, और हम ऐसा करते ही क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है। किसी स्टेट को ड्यूटी बना रहे हैं, ड्यूटी को स्टेट बना रहे हैं, उसके पीछे का प्रोविजन क्या है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि दिल्ली में जो एक पंगा सा पड़ गया किसका, एलजी और उनका चीफ मिनिस्टर के बीच में जो लड़ाई है, वो बोलता पावर हमें होनी चाहिए, वो बोलता हमें होनी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है वो भी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा पार्ट 1 है वो किसके बारे में डील करता है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 किस आर्टिकल तक कवर करता है, लिख लो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या क्या है। हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होना चाहिए। जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बिना पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में पार्ट 1 किसको डील करता है, आर्टिकल 1 to 4 के बारे में डील करता है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 2 कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी न्यू स्टेट बना सकता है। आर्टिकल 3 अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री आर चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 4 वो कहता है 2nd और 3rd में जो भी चेंजेस की गई हैं उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये पहले 4 आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 किसके बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेएंडके को ड्यूटी बनाया तो किस पार्ट में चेंज करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के, पहले पार्ट में चेंज करनी पड़ेगी। क्या इसको अमेंडमेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट कब होती है, जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया 2015 में, ठीक है। अपना एरिया उनको दिया, उनका एरिया खुद लिया, उसको क्या बोलेंगे अमेंडमेंट। 100 अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 100 वाली। फिर देन शेड्यूल फर्स्ट में क्या होता है, शेड्यूल फर्स्ट में क्या मिलता है, फर्स्ट शेड्यूल जब पढ़ाया था उसमें क्या बताया था आपको, है नेम ऑफ स्टेट एंड क्या, नेम ऑफ द स्टेट्स। शेड्यूल फर्स्ट में नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है। हमें कहां पे मिलता है, शेड्यूल 1 में, ठीक है। इंडिया कैसी कंट्री है, फेडरल है ना, हम बोलते हैं, ठीक है। यूनिटरी, लेकिन यूनिटरी वाइज है, फेडरल भी है, ठीक है। तो इंडिया कैसी है, फेडरेशन है, ठीक है। किसकी बनी है, जैसे प्रेजेंट में क्या है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनिटीज। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है 9 है कि 8 है 7 है, ठीक है। तो हमारी कंट्री कैसे है, इंडिया इज फेडरल यूनियन consisting of 28 states and 8 ड्यूटीज। ये हमारा 2023 तक इतनी, आगे चेंज हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। तो इंडिया कैसी फेडरेशन है, मैंने आपको बताया था
इंडिया में क्या स्टेटों ने मिलकर इंडिया बनाया था? इंडिया ने खुद की स्टेट को डिवीजन की है। मैंने बताया आपको दो किस्म का फेडरेशन होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर, एक होती है होल्डिंग टुगेदर। जो कमिंग टुगेदर है मतलब कुछ स्टेट आके मिली, कमिंग टुगेदर आके बना दिया, ठीक है, यूनियन बना दिया, जैसे अमेरिका में मिलता है हमें, ठीक है। तो अमेरिका क्या है? कमिंग टुगेदर वाला। इंडिया में क्या है? होल्डिंग टुगेदर। हमने सबने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, हम अलग नहीं हो सकते। इंडिया में स्टेट चाह के भी अलग नहीं हो सकते। तो इंडिया में क्या सा फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है इंडिया की। एग्जाम्पल किसकी? इंडिया की। एक होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर किसकी एग्जाम्पल है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है? यूएसए। थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया? सबको पता चल गया? अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन आर्टिकल सेकंड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन अभी ले लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 के बारे में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 1 का ही देख लेते हैं पहले थोड़ी डिटेल, ठीक है। आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं ना 1 बाय 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ states rather than federation of the state. इंडिया किसकी यूनियन है? इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट। हमें वर्ड क्या मिलता है? यूनियन। हमने यूनियन क्यों बोला? ठीक है, इसके पीछे का यूनियन क्यों लिखा, फेडरेशन क्यों नहीं लिखा? ठीक है, इसलिए किया क्योंकि जब हमारे देश पे क्या हुआ था, अंग्रेजों का राज हुआ था, तब क्या थी? हमारी छोटी छोटी रियासतें थी। इन्होंने बोला कि अगर हम ऐसे ही बटे रहे तो फिर से कोई हमें गुलाम बना सकता, उसका डर भी था। इसलिए हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? यूनियन। कि अब यूनियन रहेगा तो कोई अलग हो ही नहीं पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा तो इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, इसलिए, ठीक है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है? ठीक है, जैसे हमने बड़ा देख लिया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, हम बोल तो देते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या एरिया आता है बताओ मेरे को भाई। एक तो आ गया टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी आ गई, टेरिटरी ऑफ दी स्टेट्स। इसी को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। देन और क्या आता है इसमें? इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं, प्लस और कुछ भी आता है, टेरिटरीज दैट मे बी acquired by India at any time। कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो टेरिटरी भी आएगी जो हम, अब कल को पीओके हमारे अंडर आ गया तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा? इंडियन टेरिटरी का। वो सारी चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने किसको एक्वायर किया था? दादरा एंड नगर हवेली को, गोवा को, दामन दीव को, सिक्किम को 1975 में, ठीक है। तो इन सब को भी किसके अंडर आ गए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गए, ठीक है। देयरफॉर जो इंडियन टेरिटरी टर्म है वो बाइडर है किससे? यूनियन। इन नोट में लिख लो, इन नोट में लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि टेरिटरी बड़ी होती है कि जो जो यूनियन बोला जाता है वो बड़ा है। अभी आपको बताया गया, देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया में आएगा हमारे सिर्फ स्टेट्स और ड्यूटीज। टेरिटरी में क्या क्या आ सकता है? टेरिटरी में वो एरिया भी आ सकता है जिसको हम एक्वायर्ड करेंगे फ्यूचर में, वो भी आ सकता है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपको चीज बताई थी कि मैंने यूनियन ऑफ स्टेट हमने प्रेफर किया किसकी जगह पे? फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पे हमने यूनियन ऑफ स्टेट लिखा, इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा? उसका क्या रीजन था? क्योंकि वही बताया मैंने, जो इंडियन जो फेडरेशन है वो किसका रिजल्ट नहीं है कि स्टेटों ने आके मिलके इंडिया को नहीं बनाया। इंडिया ऑलरेडी एक यूनियन था, क्योंकि हम कौन से हैं? होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर? होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन इसलिए नहीं की गई। ठीक है, फिर भाई हम अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाते हैं? उससे क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? स्टेट आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम, ठीक है, एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर्स। ठीक है, तो सेंटर क्या करते हैं? जैसे सेंटर पैसा देता है, सेंटर और भी बड़ी सारी सहूलियत देता है। ठीक है, तो इसलिए सारा सिस्टम किया जाता है। और ड्यूटी में क्या होता है? ड्यूटी में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम आर्टिकल 2 के बारे में। इतना समझ आ गया? आर्टिकल 1 की डिटेल आपको समझ आ गई, चीजें डिटेल में देखने में मजा आती है। ठीक है, टेरिटरी बड़ी होती कि यूनियन? ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम। आर्टिकल 2 देखो, आर्टिकल 2 किसके बारे में था? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसके बारे में बोलता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता है। ठीक है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। कोई ऐसी न्यू स्टेट जो अभी यूनियन नहीं है, इंडिया का भाई हिस्सा ही नहीं है, तो उसके बारे में बोलता है। ठीक है, तो ये 2 किस्म की पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, पहले को एक कौन सी पावर देता है? द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को पावर एक कौन कर सकता है? पावर किसको है? पार्लियामेंट। ठीक है, लिख लो कि पार्लियामेंट है द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, में लिख लो ना नीचे, पार्लियामेंट हैज द पावर, मेरे वर्ड याद रखना, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। समझ आ गया? Hence, territorial integrity or continued existence of any state is not granted by the constitution. ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला गया कि स्टेट इतनी फिक्स ही रहेगी, इससे चेंज नहीं की जा सकती, कुछ नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट चाहे कुछ भी चीजें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया को क्या बोलते हैं? therefore इंडिया इज कॉल्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो इंडिया क्या है? मैंने बोला था अमेरिका में क्या किया जा सकता है? तोड़ी जा सकता है। ठीक है, मैं कहूँ इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये फ्रेज याद रखना, इंडिया कैसा यूनियन है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिस्ट्रक्टिबल मीन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। व्हाट? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कैसी स्टेटों को क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, बट इंडिया को नहीं तोड़ा जा सकता। वही आगे हम आर्टिकल 3 में देखेंगे कि क्या तोड़ने की बात की जा रही है। समझ आ गया? आर्टिकल 2
आर्टिकल 2 किसके बारे में, न्यू स्टेट के बारे में, जो हम अभी एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट के बारे में, जो भी यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में बहुत और क्वेश्चन आता है। क्या आर्टिकल 3? ये डील विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट। लिख लो, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट of the territories of the constituent states. State of the Union of India, उसकी रीएडजस्टमेंट की जा सकती है। कैसे कैसे रीएडजस्टमेंट की जा सकती है, ठीक है। इसकी अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्या क्या अथॉरिटी है? टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। किसी भी टेरिटरी को तोड़ के हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, न्यू स्टेट बना सकते हैं। या किन्हीं दो स्टेट को मर्ज कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, जहां डिक्रीज कर सकते हैं। फिर अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, और नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है? इट ऑथोराइज the parliament, it authorize the parliament to पहला क्या, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ, जैसे अभी न्यू ड्यूटी बना दी गई है, ठीक है, लद्दाख को टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। आर बाय यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट्स। जरूरी नहीं पूरी स्टेट, उस स्टेट का हिस्सा भी ले सकते हैं वो, ठीक है। पार्ट ऑफ स्टेट आर बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। समझ आया? भाई बोलता है न्यू स्टेट बना सकता है, कैसे? सेपरेशन करके टेरिटरी की किसी भी स्टेट से, फ्रॉम एनी स्टेट। या क्या कर सकता है? यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट, या किसी पार्ट के स्टेट को, ठीक है। आर बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी को यूनाइट करके, उसके पार्ट को यूनाइट करके वो किसी भी तरह न्यू स्टेट बना सकता है। देन इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, increase the area of state। इंक्रीज भी कर सकता हो, देन क्या कर सकता है? डिक्रीज भी कर सकता है। भाई इसका एरिया दूसरी स्टेट को दे दिया ऑफ स्टेट। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। देन अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी नेम स्टेट का, जैसे बंगाल का उन्होंने चेंज किया था, ठीक है, अल्टर द उड़ीसा का चेंज हुआ है नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल अपना नेम चेंज करवाना स्टेट का, करेगा कौन? ठीक है,
या किसी विलेज को, ठीक है, जहाँ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, अपने टाउन का विलेज का नाम क्या कर सकती है, चेंज करवा सकती। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री को रेफर करना पड़ेगा कि भाई हम जो चाहते हैं कि इसका नाम है चेंज किया जाए, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। समझ आ गया आर्टिकल 3 सबको, क्या क्या पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने की, करता कौन है, पार्लियामेंट, अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास। लिखो प्रोसीजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। प्रोसीजर क्या होगा भाई, होगा क्या, कैसे करना है, कैसे होता होगा भाई। अभी आपने देखा JNK में हुआ रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसे हुआ होगा, क्या प्रोसीजर होगा। आर्टिकल जो 3 है ना, वो 2 कंडीशंस देता है, कैसे हो सकता है। एक बिल जो है वो पास किया जा सकता है जिसमें क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन होगी पार्लियामेंट में, ठीक है, कि हम इसको कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की। पहले मंजूरी किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की, भाई ऐसे ऐसे चेंज करनी है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इसमें, ठीक है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उस सेम बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है, ठीक है, कि भाई आप इसमें क्या कहना चाहते हो, ठीक है, उनसे पूछ सकता है, उनकी एडवाइस ले सकता है। बट वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल स्टेट चाहती है कि हम नहीं चाहते कि नाम चेंज किया जाए, या हम नहीं चाहते कि एरियाज का चेंज किया जाए, बट प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि उस स्टेट की बात माने। अगर प्रेसिडेंट की मर्जी ना भी है, स्टेट की मतलब कि जो प्रेसिडेंट की मर्जी चाहेगी वो कर सकता है, ठीक है, फिर पार्लियामेंट में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के वो व्यू से क्या नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा। जो उसकी मर्जी, वो सिर्फ एक सलाह ले रहा है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। बता दें लॉ पास्ड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसीडर अमेंडमेंट, वो आपको बताया, ठीक है, वही हमारा आर्टिकल 4 में आ जाएगा। अमेंडमेंट किसके अंडर होती है, आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है। दिस मीन दैट सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। इन लॉज को कैसे पास किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या 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 होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली विद दी प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, हैं, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद क्या होगा, बोलता देन बिफोर रिकमेंडिंग दी बिल टू पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट has to refer the same to state legislature, ठीक है। फिर क्या, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड विद दी, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड विद द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी मर्जी माने या ना माने, ठीक है। फिर बोला जाता है लॉज पास्ड अंडर
under Article 2 and Article 3 are not considered as amendment under Article 368 के अंदर इनको अमेंडमेंट नहीं, तो मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स इनको कैसे पास किया जा सकता है? दिस मीन्स such laws can be passed by simple majority। ये पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ऐसे लॉज को पास करने के लिए कैसी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी इन दी पार्लियामेंट। समझ में आ गया सबको? ये किसके पास पावर है? आर्टिकल, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। बट पहले किसको रिकमेंड किया जा सकता है? बिल पार्लियामेंट में भेजने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी होती है। प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको पार्लियामेंट में भेजने से पहले स्टेट को पूछता है। अब स्टेट जो कहती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे तो जो भी उसमें अल्टरेशन करनी होगी वो हो जाएगी, इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट अगर सिसेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, अगर हम कोई फॉरेन टेरिटरी को अपने अंडर में लेते हैं, फिर वो क्या होगी? ठीक है, फिर वो अमेंडमेंट होगी। अगर हम फॉरेन टेरिटरी को सीज कर लेते हैं तो वो क्या होगा? दैट इज कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। सिसेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। ये कैसे किया जा सकता है? इसमें किसने कहा था? इसमें केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिरुवारी यूनियन में, क्या कहा था कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। अगर हम फॉरेन कंट्री में की इन्वॉल्वमेंट है वो आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आएगा। कौन सा केस था? बिरुवारी यूनियन में, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। बिरुवारी यूनियन केस 1960। इसमें क्या कहा था? जब भी फॉरेन टेरिटरी इन्वॉल्व होगी दैट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 3। समझ आ गया? बोलता है कि सिसेशन ऑफ टेरिटरी टू द फॉरेन, ठीक है, आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। क्या बोलता है इसमें? बोलता आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। अगर हम इंडियन टेरिटरी दे देते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, वो आर्टिकल, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्री, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा कब हुआ था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, आपको पता होगा, ऐसा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में हुआ था, ठीक है। Hence Indian territory can be ceded to foreign state only by amending the constitution, ठीक है। Hence amendment under article 368 need to be done। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और हमें अपनी टेरिटरी दूसरी कंट्री को देनी, ठीक है। तो ऐसा कहां पे हुआ? एग्जाम्पल कहां पे मिलती है हमें? अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 2015 में। डील्स विद ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन, किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड बांग्लादेश।
हमने क्या किया, कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज कहां पे पड़ती थी, एनक्लेव्स, कुछ उनके गांव हमारे इंडिया में थे, हमारे उनके अंडर हो गए। तो हमने क्या किया, मेजरली ज्यादा हमारे थे, उनके कम थे, हमने उनको अपनी जमीन दे दी, उन्होंने हमें अपनी जमीन दे दी, तो हमने बीच में बॉर्डर कर दिया पक्का भाई कि अब आप इधर नहीं आओगे उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 100 अमेंडमेंट करनी पड़ी, ठीक है। 100 वाली अमेंडमेंट इसी से, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। स्टेट और ड्यूटीज की एवोल्यूशन कैसे होती, कैसे स्टेट बनी, कैसे ड्यूटीज बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये हम चार्ट में करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। तो इसके लिए हमने एफर्ट्स, अलग अलग कमीशन बने, अलग अलग कमेटियां बनी, सबने अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। लास्ट में जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ना, उसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका लिख लो। 1948 में सबसे पहले क्या बनता है, 1948 जून में हमारे पास आ जाता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसको बोलते हैं दर कमीशन। जो मिस्टर दर थे वो उसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट, ठीक है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। इन्होंने किसको, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किसके बेसिस पे करने के लिए कहा, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट को क्यों करना चाहिए डिवाइड, कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन का कन्वीनियंस देखो, लिंग्विस्टिक फैक्टर को नहीं देखो, जब भी स्टेट्स को हमने डिवाइड करना था, ठीक है। तो इससे पंगा पड़ जाता, कुछ लोग बोलते हैं हम ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं, आधे हमारे लोग उस साइड में रह रहे हैं, आधे इस साइड में। वो लोग ऐसा समझ लो, डोगरी बोलने वाले आधे पंजाब में, पंजाबी बोलने वाले आधे जम्मू में होंगे, तो क्या, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखनी, ठीक है। फिर एक और कमीशन बन जाता है 1948 दिसंबर में, एक और कमीशन बनता है, इसका नाम ही होता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। न्यू कमेटी बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जेपीबी कमेटी। नाम पता है, जेपीबी कौन है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और किताबी सीतारमैया, ठीक है, ये 3 लोग थे। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यूजिंग लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यूजिंग लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, पेपर में पूछ लेगा कि किसने किसके लिए कहा है, तो अब कंफ्यूजन हो जाती है। देन फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देता है, ठीक है। क्या बना देता है, पार्ट ए, पार्ट बी, स्टेटों को 4 पार्टों में डिवाइड कर देता है, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में आ जाती है, इसमें 9 जो होती है, ठीक है, स्टेट कंप्राइज 9 एस्टवाइल गवर्नर प्रोविंस, ठीक है, जो गवर्नर के प्रोविंस होते थे ब्रिटिश पीरियड में, वो आ जाती है। स्टेट बी में भी 9 प्रिंसली स्टेट्स को आ जाती है, ठीक है। स्टेट सी में कुछ आ जाती हैं, ठीक है।
इसमें चीफ कमिश्नर वाली कुछ स्टेट्स, ठीक है, और कुछ प्रिंसली स्टेट आ जाती हैं। और पार्ट डी में आ जाता है हमारा अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, बाद में इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर देन ईयर 1953 अक्टूबर की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने। इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी सुनो। होता क्या है कि आंध्र प्रदेश में एक आदमी होता है, ठीक है, लीडर होता है, वो भी पुराना कांग्रेस का, उसका नाम होता है पोती सिराजी मालू, ठीक है। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है, ठीक है, लगभग कोई वो 53-56 डे की स्ट्राइक पे बैठता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो बोलता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें अलग स्टेट चाहिए। तो पहली स्टेट लैंग्वेज की बेसिस पे कौन सी बनती है, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके पीछे की स्टोरी आपको पता चल गई। उनका लीडर पोती सिराजी मालू उस पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता, उसकी डेथ हो जाती, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता वो, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कमीशन ही बनाती है जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाएगा, ठीक है। अब उस कमीशन को हम देखेंगे, ठीक है। 1953 में क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। इसमें फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है, ठीक है, जिसको क्या, कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां से निकली है, बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास, ठीक है। आंध्र कौन सी है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, सेपरेटिंग फ्रॉम मद्रास। मद्रास से अलग करके बनती है। अब पूरे देश में डिमांड उठना शुरू हो जाएगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए, ठीक है। डिवीजन समझ आ गया। अब वही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन आते हैं। नाइनटीन 1953 में 1953 में ही क्या कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इसका ही दूसरा नाम क्या है, फजल अली कमीशन। फजल अली जो थे वो चीफ जस्टिस से रिटायर्ड, ठीक है, उन्हीं वो इसके हेड थे, फजल अली कमीशन बोला जाता है। तो ये क्या कहता है, लैंग्वेज एज ए फंडामेंटल फैक्टर। ये कंसीडर किसको करता है, एक्नॉलेज लैंग्वेज एज फंडामेंटल फैक्टर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि जितनी लैंग्वेज है उतनी स्टेट बनेगी। वन लैंग्वेज वन स्टेट के कंसेप्ट को ये भी डिनाई कर देता है, बट देखेंगे उस एरिया में मेजॉरिटी कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। हाउएवर इट रिजेक्टेड, however it rejected one language one state, one language one state के प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया इसने, ठीक है। फिर इसकी रिपोर्ट आ जाती है, कब आती है, 1956 में, ठीक है। इस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, फिर उसी की बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की जाती है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होती है, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, जिसमें जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ए बी सी डी दिए गए थे उन सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे 14 स्टेट और 6 ड्यूटीज बनाई जाती है इंडिया में, ठीक है। इस कमीशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, ठीक है। अब लिख लो ईयर 1956 में क्या होता है, ठीक है, 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
एंड सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया जाता है? इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के लोग क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें 14 स्टेट और 14 प्लस 6 ड्यूटीज पूछा जाता पेपर में नंबर, ठीक है, कितनी ड्यूटीज बनाई थी? 14 स्टेट थी और 6 ड्यूटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, इसको रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, कौन सी? पार्ट ए बी वाली, पार्ट ए बी सी और डी विद द सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिस पे उसको खत्म कर दिया जाता है। देन लास्ट में कब होता है फिर, ठीक है, 2019 में क्या होता है? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या होता है लास्ट में, ठीक है, आर्टिकल 370 को एक तो रिमूव किया जाता है और ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जाता है। इसमें क्या है? ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होगा भाई, इधर तो असेंबली होगी अपनी, ठीक है। एंड ड्यूटी ऑफ लद्दाख, वो क्या है? विदाउट लेजिस्लेचर। समझ आ गया? अब आपको स्टेट और ड्यूटी के अंदर डिफरेंस तो पता ही है, ठीक है। क्या होता है स्टेट और ड्यूटी में डिफरेंस, ठीक है। स्टेट का रिलेशन कैसा है? सेंटर के साथ फेडरल है, वो क्या कर रही? पावर शेयरिंग। ड्यूटी का कैसा है? यूनिटरी है, मैंने डायरेक्ट वो उसी कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। स्टेट शेयर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया उनका, ठीक है। स्टेट के पास एक क्या है? ऑटोनॉमी है, ड्यूटी के पास ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, स्टेट की, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हेड करता है स्टेट को। इधर क्या है? कोई भी सेंटर का एजेंट हो सकता है, उसको एलजी बोला जा सकता है, उसको अलग अलग नाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, चीफ कमिश्नर बोलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट के मसले में कोई भी लॉज नहीं बना सकती ऑर्डिनरी कंडीशन में, ठीक है, स्टेट लिस्ट पे या उनके कॉन्करेंट लिस्ट में। तो बट इसके लिए ड्यूटी के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कब बनी, कौन सी स्टेट कब बनी, ये आपने रखना है, ठीक है। किस ईयर में कौन सी स्टेट बनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलेगा कि अरेंज करो, कुछ भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं, हम देखते हैं 1960 में सबसे पहले, फिर 1960 में क्या बनता है? महाराष्ट्र एंड कौन सी स्टेट बनती है? महाराष्ट्र एंड गुजरात। देन 1962 में दामन एंड दीव एंड पुडुचेरी, इनको क्या बनाया जाता है? ड्यूटी। देन 19 एक्चुअली यार थोड़ा ऑर्डर गलत हो गया बीच में, ठीक है, बीच में 61 आएगा, ठीक है। 1961 में जो क्या बनता है? दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली को क्या बनाते हैं? ड्यूटी। फिर 1962 में फिर आ जाता हमारे पास दामन एंड दीव। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने रखना है, ठीक है। दामन एंड दीव एंड पुडुचेरी।
इसको भी यूटी बना देते हैं। फिर 1963 में कौन सी स्टेट बनती है? नागालैंड। नागालैंड सबसे पहले बनता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1966 में पंजाब के साथ कौन सी बनेगी? हरियाणा। इनकी स्टोरी भी बताएंगे कभी आपको, ठीक है। देन 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1972 में मणिपुर के साथ मेघालय एंड त्रिपुरा। अब इधर लिख। 72 के बाद क्या आएगा? 1975 में अभी आपको पीछे बताया था क्या बनी थी? सिक्किम। देन 1987 में कौन सी स्टेट बनती है? गोवा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देन फिर जाके कब 2000 में कौन सी स्टेट बनी है? इतना तो पता होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बनती है? 1 नवंबर। 3 स्टेट बनी थी। और उत्तराखंड, आजकल जिसको लोग यूके बोलते हैं, उत्तराखंड 9 नवंबर को। देन झारखंड, खंड होता है हिस्सा, 15 नवंबर को बनी। उसके बाद 2014 में कौन सी स्टेट बनती है? तेलंगाना। कहाँ से बनी है अभी? आंध्रा कोई, ठीक है, वही वाला रीजन है, ठीक है। फिर 2019 में क्या होता है? ड्यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। रटनी भी है तो सिंपल ही है सारी, कब कब होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाली चर्चा आप करो, बाकी आपको ऑलरेडी आती है। स्टार्टिंग में महाराष्ट्र और गुजरात थे, ठीक है। फिर दादरा एंड नागर हवेली को ड्यूटी बनाया। फिर 62 में दामन दीव पुडुचेरी को बनाया। 63 में नागालैंड। मेन स्टेटों को जा रखो, ठीक है। 66 से पहले पंजाब नहीं था, ठीक है। पंजाब था, वो एक ही था, एरिया था, उसी को उन्हीं को फिर डिवाइड करके अलग अलग स्टेटें बनना शुरू हुई। ऐसा नहीं कि ये चीजें थी नहीं, इंडिया ही था ना पूरा, डिवीजन थी अपनी अलग अलग, ठीक है। समझ आ गया? ये हमारी स्टेट की क्रोनोलॉजी होगी, क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। ऐसे ड्यूटीज भी बनी है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो सबसे पहली ड्यूटी बनी थी। स्टेट का समझ आ गया कि कौन कैसे फाइनली स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। अब थोड़ा ड्यूटीज का देख लेते हैं, कौन सी ड्यूटी कब बनती है। रायगढ़ में कितनी ड्यूटीज हैं? 8 ड्यूटी हैं। कौन कौन सी 8 ड्यूटी हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट 8 वो कब बनी है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पहली ड्यूटी कौन सी थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब बनी? 1956 में। सेकंड ड्यूटी कौन सी है? दिल्ली भी हमारी ड्यूटी कब बनी? ये भी 56 में। थर्ड लक्षद्वीप, ये भी कब बनी? 1953। जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ ना तभी सारी बनी थी ना 6 ड्यूटी, आपको बोला, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती पुडुचेरी, ये बनती है 1962 में। देन
चंडीगढ़ कब बनी होगी, दिमाग लगाओ। अभी पीछे देखा हमने कब बनी है वो हरियाणा और पंजाब 66 में ही आएगी। ठीक है, अब JNK कब बनी होगी, 2019 में। लद्दाख 2019। 8वीं कौन सी बनी, ये इम्पोर्टेंट है, दादरा एंड नागर, दादरा और नगर हवेली को कंबाइन किया किसे, एंड दामन एंड, इनको कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, एक कब बनी है, मर्ज इनटू वन इन 2020, इनको मर्ज कर दिया। आ गया समझ। जैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए हमने किसको बनाया था, दिल्ली और चंडीगढ़ को। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस रहे उसके लिए किसको बनाया, पुडुचेरी, नागर हवेली, दामन दीव को बनाया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताया अंडमान और निकोबार की है। ठीक है, जो वेलफेयर के लिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी, उसके लिए हमने क्या क्या किया था। ठीक है, जो पहले बनाई थी। ठीक है, लेटर ऑन वो स्टेट बन गई। पहले क्या, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनको पहले क्या बनाया था, यूटी। लेटर ऑन को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, स्टेट्स में। समझ आ गया। अब कौन सा आर्टिकल होता है जो यूटी को लेके करते हैं हम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है यूटी की, वो किस किस आर्टिकल के अंदर होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी किस किस आर्टिकल में होती है, तो भाई आपके एग्जाम में पूछेगा कौन सा आर्टिकल होता है भाई, बताओ। कितनी देर हो गया आपको पढ़ते हुए। हाँ भाई, अभी ना पता, नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, आधी अधूरी पढ़ाई करोगे फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, एक बार डिटेल में पढ़ लोगे सब कुछ, एग्जामिनर भाई कुछ भी पूछ सकता पेपर में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे पूरी उम्र ही लग जाएगी। ठीक है, एक ही बार कंप्लीट ना ले। ठीक है, लिख लो आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 क्या बोलता है, बोलता है एवरी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, किसको कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, आपको पता है। ठीक है, उसके अंडर में होते, तो प्रेसिडेंट को ये एजेंट अपना अपॉइंट कर देता है। उसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं पे एलजी बोलते हैं, कहीं पे कमिश्नर, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, एलजी कहाँ पे है, दिल्ली में, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है, JNK में इसको क्या बोलते हैं, एलजी बोलते हैं, जहां पे लेजिस्लेचर भी है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे बोलते हैं, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव। ठीक है, जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट किसी पास वाली गवर्नर, कोई स्टेट है हमारे पास में, उसके गवर्नर को भी क्या बोल सकता है, तू ही इसको देख ले। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है वो। ठीक है, और आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ, पुडुचेरी की किसी भी स्टेट के स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या बना सकती है, सब्जेक्ट। जिधर भी लेजिस्लेटर होगा वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे भी और कॉन्करेंट लिस्ट पे भी बना सकता है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है JNK की, वो किस पे लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, वो भी लॉ बना सकती है, बट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके अंडर आएगी, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके अंडर है, JNK में, सेंटर के अंडर। बाकी स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पे हमारी JNK लेजिस्लेटर भी क्या बना सकती है, कानून बना सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रेगुलेशन कर सकता है किसके लिए, पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट के लिए। कहां पे, अंडमान निकोबार वाले एरिया में, लक्षद्वीप में, दादर हवेली में। ठीक है, लद्दाख में कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कोई भी सेपरेट प्रोविजन नहीं दिया गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाए कोई एक्वायर्ड स्टेट की। जिस स्टेट को हम अपने अंडर में ले ले उसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 239 में क्या क्या है, एवरी ड्यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, एवरी ड्यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय
प्रेसिडेंट। आर्टिकल याद होने चाहिए जब भी पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देन आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 क्या बोलता है? एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर ड्यूटी। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर ड्यूटी। देन फिर कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 241 सीरीज में चल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 241 में क्या है? पार्लियामेंट क्या कर सकती है? बोलता पार्लियामेंट बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट फॉर ड्यूटी। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट दे सकती है किसी भी ड्यूटी को, ठीक है। आर डिक्लेयर एनी कोर्ट इन अ टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट। जब उसकी टेरिटरी में कोई भी कोर्ट है उसको क्या डिक्लेयर कर सकती है? भाई आज से ये आपके लिए हाई कोर्ट होगा, ठीक है। जैसे दिल्ली एक ऐसी ड्यूटी है जिसका खुद का क्या है, ठीक है, हाई कोर्ट है, 1966 से, ठीक है। दादर नागर हवेली दामन दीव, ठीक है, एक इसकी जुडिक्शन के अंदर आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उसके अंडर है, लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट। ये आपने याद नहीं करने, सिंपल पता होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर का तो काम नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये अपने हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बट इसमें क्या आर्टिकल 241 में क्या है? पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट फॉर ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए आर डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी टेरिटरी। किसी भी टेरिटरी में किसी भी कोर्ट को क्या बोल सकती है? टू बी ए हाई कोर्ट फॉर to be a high court for all or any of the purposes of the constitution, ठीक है। वही बात है कि किसके पास पावर है? भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है, समझ आ गया। ड्यूटी के पता चले कौन कौन सा आर्टिकल? 239, 240, 241। 240 में क्या था? प्रेसिडेंट के पास क्या है? एम्पावर करती है उसको रेगुलेशन बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, उसमें क्या कहा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन है हेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का? भी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का हेड? अभी अमित शाह, ठीक है। तो वो क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है, जितने भी मैटर होंगे ड्यूटी को लेके, लेजिस्लेचर, फाइनेंस और उसको बजट के लेके, ठीक है। अब एक स्पेशल हमारे पास आर्टिकल आता है 239AA, ठीक है, 239AA बाद में देखते हैं, ठीक है। 239AA किसके लिए होगा? जब भी किसी आर्टिकल के आगे लग जाए डबल ए सिंगल ए, इसका मतलब वो क्या है? अमेंडमेंट हुई है। उसका मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट है। ए बी सी कुछ भी लग जाए, जब भी किसी के आगे ए लग जाए, ठीक है, बड़ा ए फिर उसके आगे, ठीक है। देखो आर्टिकल 239 तो डबल ए को किसको डील करता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर national capital territory। नेशनल कैपिटल टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली, इसको एनसीटी दिल्ली भी बोलते हैं, जिसके साथ डील करता है, ठीक है।
फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए जो भी आर्टिकल है वो कौन सा 230। दिल्ली भी क्या है यूटी है, बट आपको पता वो क्या भी है नेशनल कैपिटल भी है दिल्ली। तो इसीलिए उसके लिए हमने कौन सा आर्टिकल अलग आर्टिकल बनाया 239AA। तो वहां पे पावर्स भी अलग होंगी, ठीक है। ये कब बना था 69th अमेंडमेंट की गई थी 1991 में, जिसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 239AA, जो स्पेशल स्टेटस देती है किसको दिल्ली को, किसकी रिकमेंडेशन पे एक एस बालकृष्णन कमेटी थी, ठीक है। तो आप इसको लिख लो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई थी 1991 में एड आर्टिकल 239AA, जिसमें हमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो भाई क्या क्या दिल्ली का इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए, दिल्ली का क्या होगा एक एलजी होगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली बताई गई कि भाई उसके असेंबली मेंबर हो गए, ठीक है। फिर उसमें जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने बनेंगे 10%। ये याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने बनते हैं, ऐसे पार्लियामेंट में कितने बनते हैं 15% से ज्यादा, जितनी पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा आप क्या नहीं बना सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं सबको मंत्रालय दे दिया, 15% से ज्यादा नहीं बना सकते। दिल्ली में कितना है और हमारे जेएनटी में भी कितना है 10%, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी उससे 10% ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनाओगे आप, ठीक है। और जो मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर ही, ठीक है, उसी के अंडर करेंगे। फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे असेंबली को, आपको पता पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है। फिर जो चीफ मिनिस्टर होगा दिल्ली का उसको अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा। फिर जो मिनिस्टर होंगे उनको भी अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा, बट किसकी एडवाइस के साथ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ करेगा। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो किस पे कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, बट कौन सी चीज उनके अंडर नहीं है पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड, पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इसी के लिए वहां पे उनके चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में लड़ाई रहती है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो डुअल कंट्रोल हो गया इधर एक एलजी का और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। तो एलजी को क्या करना चाहिए, एलजी को जहां तो उसकी एडवाइस पे चलना चाहिए, किसकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे चलना चाहिए, ठीक है। जहां वो क्या कर सकता है कोई भी डिसीजन पेंडिंग कर सकता है, किसके लिए प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, ठीक है। ये एलजी के पास पावर है, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्प्यूट है एलजी और गवर्नमेंट के बीच में, जब भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डिस्प्यूट जो एलजी और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 239 है, 239 नहीं बताता है, ठीक है। क्या बताता है जो ये कहता है रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 239 एंड 239AA इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट, यही सोर्स है, ठीक है। पॉलिटिकल कंटेस्टमेंट दोनों की लड़ाई का उनमें यही है, ठीक है, दिल्ली की गवर्नमेंट और एलजी के बीच में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि, ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो भी इनका डिस्प्यूट था उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड एलजी। अब आपको समझ आएगा गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, क्या बात है, ठीक है। इन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अपॉन द स्कोप ऑफ एलजी पावर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी को भाई सारी पावर नहीं है, किसको पावर है, लोगों ने वोट देकर किसको चुना है चीफ मिनिस्टर को, उसकी तो आप सुन नहीं रहे, हर उसके डिसीजन को पेंडिंग करते जा रहे हो, काम नहीं कर रहे, ठीक है। एंड हेल्ड दैट द एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोला उसने, एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ ऑल मैटर वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर टू मेक लॉ। उन सारे मैटर पे जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है लॉ बनाने की, वहां पे एलजी किसकी एड एडवाइस पे चलेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, ठीक है। दे आल्सो रूल दैट एलजी ओनली नीड टू बी कंसल्टेड। बोलता है एलजी को सिर्फ पूछने की जरूरत है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है, ठीक है। ऑन डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल व्हाट हिज कॉन्करेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। बोलता है एलजी ओनली नीड टू बी कंसल्टेड, एलजी ओनली नीड टू बी कंसल्टेड। बोलता है उसको सिर्फ बताना है भाई एलजी को हम ऐसा कर रहे हैं। ऑन डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल व्हाट हिज कॉन्करेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इससे क्या समझ आया? कोर्ट ने क्या कहा? जो भी मैटर जिस पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है कानून बनाने की, उस मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको एलजी को क्या लेना पड़ेगी? एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उनको सिर्फ आपको बताने की जरूरत है, आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। जैसे हमने रीऑर्गेनाइजेशन में कहा ना कि प्रेसिडेंट को सिर्फ स्टेट को बताने की जरूरत है, स्टेट की बात को माने ना माने उसकी मर्जी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिर्फ एड एंड एडवाइस, ठीक है, तो उसके लिए है, ठीक है। एलजी को पास इन्होंने पावर क्या कर दी? कम कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखेंगे आगे गवर्नमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? यूनियन गवर्नमेंट ने ओवरकम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाय एनेक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ नेशनल दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2018। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ एलजी किसका होगा? किस गवर्नमेंट का होगा? सेंट्रल का ही वो करेगा। जब वो सेंट्रल का करेगा तो दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, मीन नेशनल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे चेंज किया? एक नया कानून लाके गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। अब गवर्नमेंट ने लगा दिया इधर अपना दिमाग, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इट वाट द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कंसीडरिंग मैटर ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी, ठीक है, एंड कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड, ठीक है। अब उसने कह दिया कि भाई अब आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? हर काम के लिए किसको पूछना पड़ेगा? एलजी को पूछना पड़ेगा। एलजी कौन है? सेंटर का एजेंट है। तो फिर से पावर किसके पास दे दी? एलजी के पास, ठीक है। तो बोलता है दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर से सुप्रीम कोर्ट में 2021 में फिर से इसको चैलेंज कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में क्या कहा? एलजी शैल बी बाउंड बाय दी, ठीक है। अब देखो फिर से इन 2023 अभी लेटेस्ट का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ओवर सर्विसेज। अब बोलता है जितनी भी सर्विसेज हैं दिल्ली गवर्नमेंट ओवर सर्विसेज कौन सी आ जाती हैं? जैसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं इसमें? जैसे आ सकते हैं ना आईएएस वाली, ये वो, उनकी रेगुलेशन अब किसके पास करें? कौन करेगा? अब सेंट्रल के पास क्या होते हैं? बड़े बड़े ऑफिसर भेज देंगे, उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला ये ऑफिसर किसके अंडर आएंगे? अब जो आईएएस वाले होते हैं किसके? सेंटर के अंडर होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के अंडर, वो किसके अंडर रहेंगे? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे। समझ आ गया? ये सारी कहानी थी, आईएएस आईपीएस सारे इसके अंडर आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी कहानी थी हमारी इसको रिलेटेड, ठीक है। कल हम फिर इस पे एमसीक्यूज देखेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।